नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव लगातार जारी है टीवी 9 भारतवर्ष पर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, आज अमेरिका से भारत आ रहा है मोदी का एयर इंडिया वन। जी हां, हवा में उड़ता अभेद किला है एयर इंडिया वन। किसी भी हमले को रोक सकता है एयर इंडिया वन, दुश्मन के रडार सिग्नल्स को जैम कर सकता है और किसी भी मिसाइलों की दिशा मोड़ सकता है। एक बार ईंधन भरने के बाद लगातार 17 घंटे तक उड़ान भर सकेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो विमान है एयर फोर्स वन, उसी की तर्ज पर भारत ने भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एयर इंडिया वन जो कि प्रधानमंत्री का विमान होगा, प्रधानमंत्री जिससे सफर करते हैं, वो अब अमेरिका से भारत आ रहा है, जिसमें कई सारी खूबियां जोड़ दी गई हैं। किसी भी रडार को जाम कर सकता है, मिसाइलों का रुख मोड़ सकता है और बहुत बड़ी क्षमता है ईंधन भरने की। टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव खबरें, तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये अमेरिका से आज भारत आ रहा है। तो सोचिए, भारत के लीडर जितने बड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्ट्रेचर जितना बड़ा है, आप देखिए एयर इंडिया ने भी अपने स्ट्रेचर को उतना बड़ा करते हुए उसी तरह का एक विमान जो अमेरिका के राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को मिलने जा रहा है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जल्दी से इस विमान की खासियत बताइए। देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले जो बोइंग का 747 इस्तेमाल किया जाता था, जो डिग्निटरीज हैं यानी पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन अब ये 777 का इस्तेमाल किया जाएगा। और गौरव, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये लंबी उड़ान भर सकता है। यानी जो 747 था उसको 10 घंटे की उड़ान भरने के बाद हॉल्ट करना पड़ता था रिफ्यूलिंग के लिए, लेकिन 777 का सबसे खास बात यह है कि ये 17 से 18 घंटे तक नॉन स्टॉप ट्रैवल कर सकता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो करीबन कहा जा रहा है कि 190 मिलियन का जो इसमें एक ऐसा सिस्टम लगा है जिसको हम कहते हैं लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स, यानी LAIRCM, यानी ये वो सिस्टम है जो आपके लिए इंफ्रारेड मिसाइल से बचाता है, इस पूरे एयरक्राफ्ट को सिक्योर करता है और जैम करता है मिसाइल्स को, या फिर अपनी तरफ आती हुई ऐसी भी किसी भी वार्निंग को पहले पायलट को अलर्ट कर देता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इसमें कई ऐसे प्रोटेक्टिव चैम्बर्स भी होंगे, काफी ज्यादा इसके अंदर एक बड़ा स्पेस होगा जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम हो सकते हैं, सूट हो सकते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को देखते हुए ये लगातार गौरव कहा जा रहा था कि उनके लिए कैसे स्पेशलाइज विमान चाहिए जो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। आपको याद होगा कि ट्रंप के पास भी इसी तरीके का विमान है और अब आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले वक्त में इसी एयरक्राफ्ट के अंदर ट्रैवल करेंगे। आपको याद है कि कई बार लंबी यात्राओं पे जाते हैं, विदेश दौरे उनके बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको देखते उसके मद्देनजर ये सारे कदम लिए गए थे और अब माना ये जा रहा है कि आज तो सुमित एक चीज बताइए, जिस तरह से एयर फोर्स वन का लोहा दुनिया मानती है, कहा जाता है कि दुनिया में उससे सुरक्षित कोई विमान नहीं है और यह भी कहा जाता है कि परमाणु हमले तक से बच सकता है वो विमान। क्या एयर इंडिया वन उसी कैटेगरी का विमान है? और अब यह विमान जब भारत के प्रधानमंत्री या भारत के डिग्निटरीज को मिलने जा रहा है, तो अब भारत का लोहा इस मामले में भी दुनिया मानेगी? देखिए, लोहा मानना तो बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन गौरव इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि लगातार जिस तरीके की परसेप्शन बन रही थी प्रधानमंत्री मोदी को, उसको लेकर ये कदम उठाया गया था। आपको याद होगा कि कई साल पहले कई अलर्ट आए थे और लगातार ये अलर्ट आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर जो आतंकी समूह है वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके मद्देनजर इन चीजों के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाया गया और इसमें सबसे मैं आपको बता रहा था कि ये अपने आप में पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें ना सिर्फ हमारे जो इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स लगे होंगे पूरे उसको बचाने के लिए एयरक्राफ्ट को, इसके अलावा इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसके अंदर वीआईपी चैम्बर्स हैं, इसके अंदर जो सिक्योर्ड चैम्बर्स होंगे, सेफ्टी मेजर्स, तो ये सारी चीजें जो होंगी वो इस एयरक्राफ्ट को अपने आप में यूनिक एयरक्राफ्ट। तो ये कब से ऑपरेशनल हो जाएगा? ये आज आ रहा है, कब से प्रधानमंत्री की फ्लीट में शामिल हो जाएगा ये? देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की फ्लीट में ऑलरेडी शामिल लैंड होते ही हो जाएगा। अब 2 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और दोनों को इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए बल्कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी, उनकी पूरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब वो लंबे दौरों पर जाते हैं तो उन सभी डिग्निटरीज की मूवमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और ये करीबन मैं आपको बता रहा था कि जो इससे पहले वाला एयरक्राफ्ट था जिसको 747 हम कहते हैं, 10 घंटे तक उड़ान भर सकता था, लेकिन इस वाले एयरक्राफ्ट में 17 से 18 घंटे विदाउट रिफ्यूलिंग ये उड़ान भर सकता है।
ठीक है, सुमित रहिए आप मेरे साथ। जो खूबियां आप बता रहे हैं, जल्दी से आप ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को और बताते हैं कि कैसे हवा में उड़ता अभेद किला भारत आ रहा है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। ये खूबियां एक के बाद एक खूबी आप देखते जाइए। हर कुछ है इस एयर इंडिया वन में। मीटिंग रूम जिसमें प्रधानमंत्री मीटिंग कर सकते हैं अधिकारियों के साथ, बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम, लॉन्ड्री, मेकअप रूम और सब कुछ इसमें है, जहां पर और सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत ही खास है ये विमान। जैसा कि सुमित आपको बता रहे थे, हर वो चीज इसमें सुविधा दी गई है जो इस जैसे बड़े और खास नेता की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। तो एयर इंडिया विमान, एयर इंडिया वन भारत आ रहा है आज अमेरिका से, और ये बहुत बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। हम आपको लगातार इस बारे में जानकारी देते रहेंगे, लेकिन आइए वर्ल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चलते हैं। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आर्मेनिया अजरबैजान में भयानक जंग छिड़ी हुई है, ये हम सब जानते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात बहुत विस्फोटक हैं। टर्की और पाकिस्तान के एंट्री से हालात और बिगड़ चुके हैं। टर्की की शय से अजरबैजान और आक्रामक हो गया है। रूस की मदद से आर्मेनिया का जबरदस्त काउंटर अटैक भी जारी है। आर्मेनिया अजरबैजान का बातचीत से साफ इनकार सामने आ चुका है। यानी हर वो चीज यहां हो रही है जो इस जंग को और खतरनाक बना रही है। हर वो यहां पर काम किया जा रहा है दोनों देशों की तरफ से, जिससे दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर बढ़ती जा रही है, विश्व युद्ध के मुहाने पर जाकर खड़ी होती दिख रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको इस जंग की दिखा रहे हैं। और आइए आपको बताते हैं कि कौन से एक्सपर्ट अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि इन हालात को कैसे समझें। संजय सोई साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल, आपका बहुत स्वागत है सर। अब्दुल समद याकूब साहब हैं, इस्लामाबाद से पीटीआई के नेता। पाकिस्तान का रोल बहुत अहम हो गया है और पाकिस्तान को लेकर रशिया कितना खफा हो गया है, इस पर इनसे बात करेंगे। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं और आर्मेनिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं। और मनीष झा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मनीष, पहला रिएक्शन आपसे लेते हैं। बताइए जरा, पाकिस्तान को जिस तरह से रशिया ने एक धमकी दी है और कहा है, और धमकी कहें, चेतावनी कहें, जो भी आप कहना चाहें, कि अगर अब आप नहीं हटे तो आपके खिलाफ भी हम कदम उठा सकते हैं और इस जंग से तुरंत हटिए। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सदमा है ये, या कितनी बड़ी खबर है? निश्चित तौर पर गौरव, देखिए, और लगातार पिछले 3-4 दिन से धीरे धीरे ये सूचना अब सार्वजनिक होती गई कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस ताजा जंग के पीछे जो कारण है वो तुर्की और पाकिस्तान की अपनी महत्वाकांक्षा है, उनके द्वारा की गई राजनीतिक साजिश है, जहां पर अजरबैजान को कंधे की तरह इस्तेमाल किया गया है। और इसी वजह से अब रूस ने पाकिस्तान को यह चेतावनी दी है कि आप दूरी बनाकर रखें, परहेज करें, क्योंकि सबको पता है कि एर्दोगान किस तरह की उसने ये खूनी साजिश रची है, जिसकी वजह से आज दुनिया विश्व युद्ध 3 के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। ठीक है मनीष आते हैं, विश्लेषण करेंगे, आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास अब क्या विकल्प बचे हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें फिर से। रूस ने पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग दी है। आर्मेनिया अजरबैजान से दूर रहने को कहा है। जंग में इमरान की एंट्री पर रूस भड़क गया है। पाकिस्तान को जंग से दूर रहने की चेतावनी दी है रूस ने और कहा है कि अब आप इसके साथ ना जुड़ें। रूस की वार्निंग से पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है या पाकिस्तान क्या सोच रहा है, अब इस पर बात करते हैं। उससे पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे महायुद्ध की 6 विस्फोटक तस्वीरें। 1 2 3 4 5 6 ये 6 तस्वीरें आप देखिए। नागोर्नो काराबाख में दोनों देशों का युद्ध कितना भयंकर हो चुका है, ये आप देखिए। तो पहली तस्वीर आप देखिए कैसे वहां पर विस्फोट हो रहा है। दूसरी तस्वीर कैसे बम और गोले बरसाए जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, सिविलियन इलाके भी नहीं बच रहे हैं, काफिले निशाने बनाए जा रहे हैं आर्मेनिया के। चौथी तस्वीर रॉकेट लॉन्चर और टैंकों का इस्तेमाल आप देख सकते हैं। पांचवी तस्वीर जंग का मैदान में कितना भीषण रण चल रहा है। और छठी तस्वीर धुआं, सिविलियन इलाके भी नहीं छोड़े जा रहे। ये 6 तस्वीरें आपके सामने बता रही हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग कितनी भीषण हो चुकी है। और ये केवल 2 मुल्कों की जंग नहीं है, दुनिया के कई मुल्क इस जंग में या तो डायरेक्ट सामने आ चुके हैं या फिर इनडायरेक्टली इन दोनों में से किसी एक देश को समर्थन दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। आइए आपको जल्दी से बताते हैं कैसे 6 युद्ध के मैदान अब दुनिया में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एक तो डायरेक्ट वॉर जो चल रही है अजरबैजान और
आर्मेनिया के बीच, वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लगातार उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि केवल एक ही युद्ध चल रहा है, तो शायद आप थोड़ा इसको और समझिए, क्योंकि युद्ध ना हो रहा हो कहीं पर, लेकिन युद्ध जैसे हालात या तनाव इतना चरम पर है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है दूसरे मोर्चों पर भी। कैसे, ये आप जानिए। आपको बताते हैं कैसे ये युद्ध के 6 मैदान देख रहे हैं दुनिया में, और वो आपको जानने के लिए इस ग्राफिक्स को समझना पड़ेगा। युद्ध क्षेत्र और क्या है हालात, ये जानिए। आर्मेनिया और अजरबैजान, जहां पर युद्ध चल रहा है, क्या है हालात? दोनों देशों के बीच जंग जारी है और हालात ये हो चुके हैं कि 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, दोनों को मिला दें तो। अब अगला कौन सा युद्ध क्षेत्र बन सकता है? सऊदी अरब और ईरान, मुस्लिम कंट्रीज के बीच, इन दोनों मुस्लिम कंट्रीज के बीच मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का जो एक हम देखते हैं टसल जो चलती है, वो काफी सालों से चल रही है। ईरान ने भेजे थे 10 आतंकी और दोनों के बीच भीषण तनाव है, ये भी आप समझिए। इसके बीच युद्ध क्षेत्र चीन और ताइवान। ताइवान ने फिर कहा है कि आखिरी सांस तक जवाब देंगे और अपनी सेना को खुली छूट तक दे दी है। चीन लगातार ताइवान के ऊपर अपने बॉम्बर्स भेज रहा है और यह बहुत बड़ा तनाव का एक क्षेत्र बन चुका है। ताइवान को खत्म करने पर आमादा है चीन, लेकिन अमेरिका अब खुलकर ताइवान के साथ आ चुका है। यह चीन के लिए बहुत ज्यादा मिर्ची वाली बात है, इसलिए यह युद्ध का क्षेत्र बनता दिख रहा है। चौथा युद्ध का क्षेत्र कौन सा है? रूस के निशाने पर टर्की और पाकिस्तान। रूस ने साफ कह दिया है कि दोनों पर सख्त एक्शन ले सकते हैं अगर वो आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग से अलग नहीं हुए तो। पांचवा कौन सा युद्ध क्षेत्र? भारत और चीन। चीन के उकसावे से एलएसी पर स्थिति काफी खराब है और जैसा कि आप समझ सकते हैं, खुद यहां पर एयरफोर्स के जो चीफ हैं हमारे आरकेएस भदौरिया साहब, उन्होंने कहा देयर इज नो वॉर, देयर इज नो पीस। संकेत समझिए, ये ऐसे हालात हैं लद्दाख में और चीन के उकसावे से एलएसी पर स्थिति लगातार बदतर बनी हुई है और भारत अपनी तैयारी पूरी करके बैठा हुआ है। भारत की तैयारी पूरी है। पांचवें के बाद छठा युद्ध का मैदान कौन सा बन सकता है, ये जानिए। अब छठा युद्ध का मैदान है भारत और पाकिस्तान, क्योंकि यह पक्का इनपुट है कि युद्ध के माहौल में पाकिस्तान बड़ी साजिश रच रहा है। एलएसी पर अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन जैसा कि हमारी सेना ने साफ कहा है कि चाहे एलएसी हो या एलओसी, दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है। वो कहीं ना कहीं यहां पर साफ बताता है कि युद्ध के क्षेत्र में यह भी बदल सकता है। अचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमेट। और अचल मल्होत्रा साहब, स्वागत है आपका। अभी आप थोड़ी देर से मेरे साथ जुड़े, जब अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा था मैंने बताया अपने दर्शकों को कि आप आर्मेनिया में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं सर। तो जरा आपसे अच्छा कौन समझता होगा कि इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं? जरा बताइए सर, आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग को इंडिया किस चश्मे से देखे या कैसे समझे, और आपको क्या लग रहा है, क्या सेंस मिल रहा है इस वॉर से? अचल मल्होत्रा, देखिए, ये आर्मेनिया और अजरबैजान का जो नागोर्नो कराबाख को लेकर डिस्प्यूट है, ये कम से कम 30 साल पुराना है। और टर्की और पाकिस्तान का जहां तक सवाल है और ओआईसी का सवाल है, ट्रेडिशनली इन्होंने मॉरल सपोर्ट दिए अजरबैजान को इस डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इस बार की जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान दोनों की जो है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की बात चल रही है। और टर्की के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी वहां मर्सनरीज को भेज दिया है, और पाकिस्तान भी ओपनली ये स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अपनी आर्मी को भेजने के लिए वो तैयार बैठे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट 1994 में इसका सीज फायर होने से लेकर अब तक, जैसे हमारी एलओसी पे अक्सर सीजफायर वायलेशंस होती रही, वैसे इनके यहाँ भी होता रहा है। सिर्फ 2016 अप्रैल में एक 4 दिन का युद्ध हुआ था, लेकिन 1994 से आज की डेट में जो युद्ध हो रहा है वो काफी खतरनाक बताया जा रहा है। और साथ ही साथ टर्की और पाकिस्तान का इस तरह खुल के फिजिकली इन्वॉल्व होना, ये पूरी डायमेंशंस को चेंज कर देता है। सर, डायमेंशन तो इस कदर चेंज हो गए हैं कि एक वॉर लाइक सिचुएशन में जहां पर 2 कंट्री साथ दिखाई देते हैं, वहीं वो 2 कंट्री इस वॉर में दोनों देशों जो खिलाफ हैं उनसे अलग अलग हैं, यानी वो एक दूसरे के खिलाफ इनडायरेक्टली खड़े दिखाई देते हैं। तो इन डायमेंशंस पर आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो समझाऊं अपने दर्शकों को, क्योंकि टर्की जब अजरबैजान के साथ खड़ा है तो ईरान भी इस युद्ध में कूद गया है और वो आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती जा रही है। ईरान ने आर्मेनिया में युद्ध का सामान भेजा है। तस्वीरें उन ट्रक्स की दिखा रहे हैं हम, जहां पर ईरान से हथियार भेजे गए हैं, टैंक्स भेजे गए हैं, गाड़ियां भेजी गई हैं। ईरान ने मदद के लिए सैन्य सामान भेजा है और आर्मेनिया
ईरान का सामान लेकर ईरानी ट्रक पहुंचे हैं और उन ट्रक्स की हम आपको तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। अचल मल्होत्रा, एक रिएक्शन आपका इस पर भी। इजराइल खड़ा हुआ है अजरबैजान के साथ, और जबकि कई सारे मुस्लिम मुल्क मिलकर इजराइल पर अटैक कर चुके हैं कई बार। यहां पर ईरान खड़ा हुआ है आर्मेनिया के साथ, टर्की खड़ा हुआ है अजरबैजान के साथ। तो ये किस कदर से यहां पर मोर्चेबंदी हो रही है? देखिए, ईरान हालांकि शिया है और अजरबैजान में भी 85% पॉपुलेशन जो है शिया है, लेकिन हिस्टोरिकली ईरान और आर्मीनिया दोनों बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं और इन दोनों के रिश्ते काफी अच्छे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान जो है एक मुस्लिम कंट्री है और आर्मीनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है। और इन दोनों में इकोनॉमिक इंटरैक्शन पिछले कुछ सालों से काफी बड़ा है। इनफैक्ट ईरान से गैस सप्लाई होती है, आर्मीनिया में उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके वापस ईरान को भेजा जाता है। ये तो खैर इकोनॉमिक डायमेंशन है। हकीकत ये है कि ईरान के बॉर्डर्स जो अजरबैजान से लगते हैं, वहां में भी काफी अजरी पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन है, और ये अजरी वो हैं जो टर्किश लैंग्वेज बोलते हैं। और ईरान को हमेशा इस बात का खतरा लगा रहता है कि एक मुहिम जो अजरबैजान की ग्रेटर अजरबैजान बनाने की बात है, जिसमें ईरान का हिस्सा भी शामिल हो जाता है। तो इस बात को लेके ईरान हमेशा अजरबैजान से, जिसे आप कह सकते हैं कि सावधानी के मोड में रहता है, और इस बीच उसने अपने आर्मीनिया से संबंधों को बढ़ाया। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़े अब जो है ना खुल के सामने आ रहे हैं। ठीक है, कि टर्की, पाकिस्तान। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि ईरान क्यों आर्मेनिया के साथ है, अजरबैजान के साथ नहीं है। लेकिन टर्की का क्या इंटरेस्ट है? अजरबैजान ऑयल रिच कंट्री है, गैस बहुत ज्यादा वहां गैस का ट्रेड होता है। क्या इसका भी एक रीजन है? संजय रसोई साहब, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सर, क्या जिस तरह से दुनिया में अजरबैजान और आर्मेनिया के अलावा कई मोर्चों पर टेंशन बहुत हाई है, चाहे ग्रीस और टर्की हो, ताइवान और चीन हो, इंडिया और चाइना हो, इंडिया पाकिस्तान हो, क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से मोर्चेबंदी हो रही है, इन टेंशन वाली जो कंट्रीज हैं, इनमें भी इसका असर पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल आप गौरव ठीक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से माहौल बिगड़ता जा रहा है दुनिया का, ये बहुत खतरनाक स्टेज पर आज आ गया है। अब जैसे आप देखिए, अजरबैजान और आर्मीनिया का जो लड़ाई है, शुरू में यूएस और यूएसएसआर ने शांति की अपील की, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान, टर्की खुल के सामने आए हैं। अभी रशिया ने उनको वार्निंग दिया है, उधर से ईरान आर्मीनिया के साथ है। भारत भी, वैसे मैं ये कहना चाहूंगा, भारत का स्टैंड जो मैंने देखा है कि हम आर्मीनिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारत ने $40 बिलियन का उनको वेपन लोकेटिंग रडार सप्लाई का भी ऑर्डर लिया है मार्च इसी साल। बिल्कुल। और दूसरी बात, जब हम साउथ चाइना सी देखें, भारत चीन लद्दाख का इलाका देखें, हर जगह टेंशन एक चरम सीमा पर पहुंची हुई है। और इस समय में जो अचल मल्होत्रा जी ने बताया कि जो डायनामिक्स चल रहे हैं कि एक छोटी सी चिंगारियां, जैसे अब ये चिंगारी यहाँ फूटी है, वहां पर इतने सारे देश इन्वॉल्व हो गए, रशिया, टर्की, पाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं उस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। आपने बड़ी बात कही है, लेकिन एक और रिएक्शन ये कि अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में अब चाइना भी सामने आ रहा है। बहुत बड़ा खुलासा, चाइना खुलकर तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन चाइना का इन्वॉल्वमेंट का खुलासा हुआ है। और खुलासा यह है कि चीन की वर्ल्ड वॉर वाली खतरनाक साजिश का पता चला है। अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है चीन। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ग्रेनेड लॉन्चर की सप्लाई की जा रही है चीन की तरफ से। लंबी रेंज की मिसाइल, स्नाइपर दे रहा है चीन। तो चीन की तरफ से भी अब एक साजिश का खुलासा। चीन ने अजरबैजान को खतरनाक हथियार दिए हैं। चीन ने कासिरगा T-300 जैसे हथियार दिए हैं। आर्टिलरी यूनिट से दागे जाते हैं ब्लाइंड शॉट्स, और ये ब्लाइंड शॉट्स आर्मेनिया को ही नहीं, आर्मेनिया की सेना को ही नहीं, सिविलियन इलाके को भी निशाना बना रहे हैं। कासिरगा T-300 से आर्मेनियन सेना पर वार किया जा रहा है। संजय सोई साहब, तब तो हम अभी तक पाकिस्तान के बारे में जान रहे थे, लेकिन जहां पाकिस्तान वहां चाइना कैसे अलग रह सकता है? ये कितनी बड़ी खबर है सर? नहीं, बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं बहुत ही ज्यादा चीन का जो दुनिया के लिए शांति खराब करने वाला माहौल है, साफ निकल के सामने आ रहा है। कि एक देखिए, पहले पाकिस्तान खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, वो कह रहा है मैं अजरबैजान में जाके अपनी फौज भेजूंगा और आदमी भेजूंगा, खुद अपना देश संभल नहीं रहा इनसे। उधर से चाइना सप्लाई कर रहा हथियार,
यानी कि लड़ाई में आग मतलब में तेल डालने वाला काम कर रही है। आप कह रहे हैं संजय सोई साहब, मेरे साथ याकूब साहब हैं। याकूब साहब बहुत सुलझे हुए शख्सियत हैं, जो जितना मेरा इनसे इंटरेक्शन हुआ है, बड़ी कायदे की बात करते हैं। लेकिन याकूब साहब, एक कहावत है, हिंदी में कहावत है, शायद आप समझेंगे क्योंकि आप समझते हैं उस लैंग्वेज को, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। सर, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, आपकी मिलिट्री कंडीशन सही नहीं है। क्लैश यहां तक होता है जहां तक कहा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होने का नाम लेता है पाकिस्तान, मिलिट्री ऊपर से उनको रूल करती है, मिलिट्री पीछे से उनके ऊपर अपनी कई बातें चलाती है। ऐसे में अजरबैजान के साथ इस तरह से पाकिस्तान का खड़ा होना क्या पाकिस्तान को दुनिया के मोर्चे पर भी डिमीन नहीं करेगा, और क्या पाकिस्तान के लिए, खुद के लिए ये एक सेटबैक नहीं होगा? देखें गौरव जी, मिलिट्री असिस्टेंस भी इसीलिए दी जाती है कि उसके बैकग्राउंड में आपका नेशनल इंटरेस्ट ये होता है कि आपको उसमें कोई ना कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट होते हैं। अच्छा, सऊदीया को ये कह रहे हैं, कुछ साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास देने को कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात होती, मिलिट्री इतनी वीक होती, तो सऊदीया 2 डिवीजन फोर्स ना मांगता पाकिस्तान से यमन के अगेंस्ट, जिसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने रिफ्यूज कर दिया था। अब यहाँ पे बात आती है जो इस जंग की, इस वॉर की जो बैकग्राउंड थे, ये इंडियन डिप्लोमेट थे, ये बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको बैकग्राउंड बता रहे थे। अगर आप इनको थोड़ा और टाइम देते तो ये आपको बिल्कुल समझा देते कि ये जिस तरीके से 2 करोड़ टर्किश आज़री हैं जो कि ईरान में रहते हैं, ठीक है। ये नहीं, मैं उनको पूरा मौका दूंगा, वो मेरे मेहमान हैं जैसे आप मेहमान हैं, लेकिन आपसे भी तो बातचीत करना जरूरी है। अच्छा चलिए, एक और कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जल्दी से मुझे ग्राफिक्स दिखाना, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। पाकिस्तान इस वक्त अब्दुल्ला जैसा क्यों दिखाई दे रहा है दुनिया में? ये नहीं, देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये आज की बात नहीं है, ये तो स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स है जिसमें पाकिस्तान ने 2016 में भी उनको सपोर्ट किया, 94 में भी उनको सपोर्ट किया। तो इस तरह से बात नहीं कि पाकिस्तान बिल्कुल ही उनसे, अजरबैजान से बिल्कुल अलग रहेगा, क्योंकि हमारा तो आर्मेनिया से शुरू से ही क्लैश, हमने कभी तस्लीम नहीं किया। जब आपका सर, कल आप कह रहे थे कि आर्मेनिया के साथ हमारा ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि आर्मेनिया के साथ हमारा शुरू से क्लैश है। क्या इसलिए तो नहीं क्योंकि आर्मेनिया भारत के साथ खड़ा जम्मू कश्मीर के मसले पर, इसलिए पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है? आएंगे, इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन झगड़े में भारत कहां है, जल्दी से इस बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया का यहां पर इंटरेस्ट क्या है और इंडिया की पोजीशन क्या है। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ ही भारत के अच्छे रिश्ते हैं। 1 बेल्ट 1 रोड बनाने का भारत का जो प्लान है वो अजरबैजान से गुजरता है। ये रूट ईरान के चाबहार तक और फिर वहां से मुंबई तक होगा। अजरबैजान समर्थक टर्की भारत के खिलाफ है, लगातार आप जानते हैं। टर्की का दुश्मन रूस भारत के साथ है और टर्की को किस तरह से रशिया ने वार्निंग दी है यह हम सब जानते हैं। आर्मेनिया का किस तरह से समर्थन कर रहा है रशिया, लगातार हम आपको बता रहे हैं। कश्मीर पर आर्मेनिया भारत के साथ है और पाकिस्तान अजरबैजान का समर्थन इसीलिए कर रहा है शायद क्योंकि उसको आर्मेनिया इसलिए पसंद नहीं है। कैस्पियन सी के जरिए तेल पाइपलाइन पर खतरा है और इससे ऑयल एंड गैस महंगा हो सकता है। अचल मल्होत्रा साहब, मैंने पूछा अभी यहां पर पाकिस्तान के जो हमारे मेहमान हैं उनसे 2 कहावतें पूछी, आप भी उनका मतलब समझते हैं सर। क्या आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान के पास अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है और जरूर कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान को ही एक खतरा, यहां पर पाकिस्तान को ही सदमा लगेगा, झटका लगेगा और वही अपने हाथ जला लेगा इस वॉर में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसकी इकोनॉमी खराब है, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का टारगेट है उसके ऊपर, और वो खुद ही उससे अफगानिस्तान में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। उसने अपनी सॉलिडारिटी को दिखाने के लिए एक ऊंची आवाज में बोला कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी अपने जो है फौजें वहां भेजेंगे। बहरहाल अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी कह दिया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है एक्सटर्नल सपोर्ट की। इवन आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान की बेइज्जती वाली बात है, पाकिस्तान सपोर्ट देने की बात कर रहा है और अजरबैजान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमें तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए? या बिल्कुल, उन्होंने कहा आपकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप से संभाल लेंगे। आप कहने का मतलब ये पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो कि आप बैठे रहो, जहां बैठे हैं आप वहीं बैठे रहिए, हमें बताइए आप जिनकी बात कर रहे थे, एक मिनट, आप जिनकी बात कर रहे थे याकूब साहब, उन्हीं अचल मल्होत्रा साहब से मैंने बात की और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की असिस्टेंट लेने के लिए भी अजरबैजान तैयार नहीं है।
देखिए, आप मुझसे पूछे तो देखिए, अगर इस तरह की बात है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मॉरल सपोर्ट की बात की है, मिलिट्री असिस्टेंस की कहीं मैंने सुनी नहीं है। अगर की अभी आप कह रहे थे सर, अभी आप कह रहे थे कि मिलिट्री असिस्टेंट अजरबैजान को हम दे रहे हैं या देंगे। डिनाई करता हूं कि हमने मिलिट्री असिस्टेंस की बात नहीं, अगर की भी, अगर ऑफिशियली भी की है, क्योंकि देखिए मेरे साथ जो अजरबैजान के पाकिस्तान में एम्बेसडर है वो मुसलसल कांटेक्ट में है। मैं अजरबैजान चलिए आपके साथ वो किस तरह से कांटेक्ट में, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक और बात पता चल रही है, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। हैरान करने वाली बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से है, और वो है नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की एक बार फिर दुनिया में फजीहत करवा दी है। नवाज बोले अमेरिकी मिसाइल की कॉपी की थी, बलूचिस्तान में गिरी थी अमेरिकी मिसाइल, नवाज ने कहा, और मिसाइल में ब्लास्ट नहीं हुआ था और हमने उसकी कॉपी कर ली। इस्लामाबाद लाकर हमने उस मिसाइल को कॉपी कर मिसाइल बना ली। ये देखिए, नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हमने बलूचिस्तान में अमेरिका की गिरी हुई मिसाइल को इस्लामाबाद लाकर उसको कॉपी किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर यह मिसाइल दागी थी जो बलूचिस्तान आकर गई थी। अब बताइए याकूब साहब, आप बताते हैं कि दुनिया में किस तरह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और आप कई फॉर्मर पीएम साफ कह रहे हैं कि हमारे पास इतना दिमाग नहीं कि हम खुद मिसाइल बना सके, इसलिए हमने अमेरिका की मिसाइल को कॉपी कर लिया। देखें गौरव जी, अगर उनकी कोई दूसरी टेक्नोलॉजी थी या वो जो उनके मिसाइल्स थे दूसरे, अगर उसको कॉपी किया तो कॉपी भी तो वही बोल कर सकता है ना, कि जिसके पास इतनी कैपेसिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, कैपेबिलिटी हो, तो वही कॉपी करेगा ना। और अगर वैसे मेरी नज़र से ये बयान नहीं गुजरा, अगर की भी है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी है। कर रहे हैं याकूब साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? याकूब साहब, अमेरिका आपको F-16 देता है, अमेरिका आपको कई तरह के हथियार देता है, और अगर ये F-16 दे सकता है तो आपको मिसाइल भी दे सकता है। कॉपी करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब अमेरिका से आपके पास अमेरिका से रक्षा सौदा करने का कोई अब ताकत नहीं बची है, या जिस तरह से नवाज बोल रहे हैं अमेरिका आपको मिसाइल देने को तैयार नहीं था इसलिए आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने का मतलब समझते हैं सर आप? देखिए, कॉपी करने का मतलब जो एक अब ये आर्मी का कोई बेहतर वो बता सकता है, क्योंकि देखें, अगर कोई इस तरह की कोई बात हुई है कि जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट के लिए कॉपी किया, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। कोई इस तरह की बात, मेरे पास एक डिफेंस एक्सपर्ट है, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब, वो भारत के हैं, लेकिन वो एक न्यूट्रल कमेंट दे सकते हैं कि कॉपी करने का क्या मतलब होता है। सोई साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर वो बता दें, और उसके बाद में संजय सोई साहब आपके पास आता हूं। और खबर यह है कि किस पाले में है भारत के दुश्मन, अब आपको ही समझना पड़ेगा। नवाज शरीफ का यह बयान एक बार फिर से पाकिस्तान की कैसे दुनिया के मंच पर फजीहत करवा रहा है, ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे आगे की खबर, ये बहुत बड़ा, इसको ज्यादा हम तवज्जो इसलिए नहीं देते क्योंकि पाकिस्तान का मूल ही यही रहा है, और किस तरह से वहां पर परमाणु बम बनाया गया ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन जल्दी से आपको भारत के दुश्मन किस पाले में है ये जानिए। इस बिग वॉल पर पाकिस्तान कहां खड़ा है? अजरबैजान के साथ समर्थन में और आर्मेनिया के खिलाफ झगड़े में चीन कहां है? अजरबैजान के कट्टरपंथियों के साथ, यानी दोनों दुश्मन एक साथ खड़े हैं अजरबैजान के पक्ष में, ये जानिए। इसके बाद पाक की दलील, अजरबैजान ने आत्मरक्षा में हथियार उठाए हैं, और टर्की फैक्टर की वजह से चीन का अजरबैजान को समर्थन है। टर्की, चाइना, पाकिस्तान एक ही गुट में नजर आते हैं। पाकिस्तान कहां खड़ा है? आर्मेनिया कश्मीर पर भारत के साथ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, और भारत विरोधी टर्की का साथ देकर भारत को कमजोर करना चाहता है चीन। तो आप समझिए ये पूरी घेरेबंदी किस लिए हो रही है आर्मेनिया के खिलाफ, टर्की, चाइना और पाकिस्तान की, क्योंकि आर्मेनिया के साथ भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, विश्व युद्ध के 6 मैदान जो हम आपको दिखा रहे हैं, उस बीच अजरबैजान के बीच हम आपको, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो जंग है उसके बीच 6 ये मैदान आपको समझा रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान में तनाव बरकरार है, चीन ताइवान में कभी भी जंग छिड़ सकती है, ये सब हम आपको बता रहे हैं। ग्रीस और टर्की में भी युद्ध के हालात हैं। संजय सोई साहब, लेकिन जल्दी से आपके पास आऊंगा। संजय सोई साहब, जो हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ वाली, और जो बात हम कर रहे हैं टर्की और चाइना और पाकिस्तान के एक गुट में खड़े होने की, सर इन दोनों को मिलाकर क्या जो यहां पर याकूब साहब कह रहे हैं इसको आप मानेंगे कि कॉपी भी वही कर सकता है जिसके पास कॉपी करने का की कुव्वत हो? और दूसरी बात, जिस तरह से भारत के दुश्मन एक मंच पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पर आपका रिएक्शन सर? ये मैं क्विकली कहूँगा, कॉपी करना मतलब एक तरह से चोरी करने के बराबर है। आप दुनिया में कहीं कॉपी करते हैं, आपने उसका डिजाइन चोरी कर लिया आपने, और इसके मामले में चीन और पाकिस्तान दोनों
एक ही में है। चीन भी यही करता है, पाकिस्तान भी यही करता है कि चोरी किया डिजाइन और उसका अपना बना लिया, और हर क्षेत्र में करते रहे हैं, ना ही केवल हथियार, क्लोथिंग, टेक्नोलॉजी, गाड़ी, हर क्षेत्र में दोनों देश चोरी का डिजाइन चोरी करके बनाते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत नहीं सर, इसी बात पर सर, सॉरी बीच में टोक रहा हूं, इसी बात पर सर, आईपीआर नाम की भी तो कोई चीज होती है, कॉपीराइट भी तो कोई होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च के रिसर्च करके बनाते हैं, आप उसका कॉपी करके बना लेते हो, उसके साथ विश्वासघात है। अमेरिका जो पाकिस्तान को कई बार इतनी मदद करता रहा है, आप उसी के मिसाइल का चोरी करके डिजाइन बना के अपनी मिसाइल बनाने की कोशिश करते हो, और मुझे शक है कि वो मिसाइल कितनी कामयाब होगी, क्योंकि कब चोरी की चीज कभी भी मजबूत नहीं बन सकती। वो कहां गिरेगी? आपके अपने क्षेत्र में गिर जाएगी, वो अपने इलाके में गिर जाएगी वो मिसाइल। जिस क्या पता सर गिरी गई हो, क्या पता, बताएंगे थोड़ी ना। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर टर्की, चाइना और पाकिस्तान जिस तरह से एक गुट में अजरबैजान के साथ खड़े हैं, क्या ये पर्सनल स्कोर इंडिया के साथ भी सेट करने की एक कोशिश हो सकती है? नहीं बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं ये क्योंकि ये तीनों अजरबैजान, अर्मीनिया भारत के साथ है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, भारत के अर्मीनिया के साथ बहुत पुराने संबंध है। 300-350 BC में भारत के 7 शहर वहां पर थे अर्मीनिया में। 780 AD से भारत और अर्मीनिया की मित्रता रही है, तो बहुत पुराने संबंध है भारत के अर्मीनिया के साथ। भारत ने भी मार्च 2020 में $40 मिलियन का वेपन लोकेटिंग रडार सप्लाई। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास सर, लेकिन इस बीच एक और वीडियो आ रहा है, वो दिखाना जरूरी है अपने व्यूअर्स को। अजरबैजान और आर्मेनिया में जो वॉर चल रही है उसका एक और बेहद खौफनाक वीडियो। आर्मेनिया के पूरे सैन्य काफिले को अजरबैजान ने उड़ा दिया। अजरबैजान ने आर्मेनिया के सैन्य काफिले को किस तरह से उड़ाया, वो वीडियो थोड़ी देर में आपके सामने देखिए आ गया। ये रेड सर्कल में आप जो देख रहे हैं, लाल घेरे में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आर्मेनिया का सैन्य काफिला है जिसको अजरबैजान ने उड़ा दिया अपने अटैक से, और बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो मनीष, आप भी लगातार कवर कर रहे हैं इसको, लगातार आप भी इस बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं। क्या ये माने कि आज नहीं तो कल आर्मेनिया के पक्ष में अब दूसरे कंट्रीज को आना पड़ेगा, जिस तरह से रशिया आया है? CSTO की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन बहुल कंट्री है, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन एक जंग ये भी है, एक एंगल ये भी है इस जंग का। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुराना ये संघर्ष अब धीरे धीरे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ मुड़ रहा है, और इसमें कुछ लोग अपना इंटरेस्ट भी देख रहे हैं। पहले क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करें तो टर्की के प्रेसिडेंट का खलीफा बनने की जो चाहत है और पाकिस्तान का समर्थन, वो इसमें आग में घी की तरह। ठीक है मनीष, मुझे मनीष माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मुझे 30 सेकंड का रिएक्शन अचल मल्होत्रा साहब से लेना है। अचल साहब, आपका एक्सपर्टीज क्या कहता है? 1994 के बाद आप इसको सबसे टेंस माहौल बता रहे हैं सर, इसका अंत किधर देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि 1-2 दिन में ये जंग खत्म होती दिख रही है? लगता है नहीं, अभी इसको तो आप बढ़ते हुए देखेंगे। देखिए गौरव, आपने जो पोलराइजेशन की बात करी वो अपने आप में बहुत सही है, और उसके रीजंस भी आपने बहुत सही बताया कि टर्की जो है इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को हर वो मौका चाहिए जहां वो टर्की की सपोर्ट करे या भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करे। लेकिन इस रीजन में अक्रॉस द बोर्ड अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूरोप, रशिया, सबके बहुत बड़े इंटरेस्ट है। अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है अजरबैजान में। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है सभी देशों का, और उसी हिसाब से यहाँ पोलराइजेशन आगे और बन और बिगड़ सकता है। ठीक है सर, इसी नोट पर सर यहीं पर रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे अपनी इस कवरेज में। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। मनीष आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि पोलराइजेशन और ज्यादा बन और बिगड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे देशों का अलग अलग तरह का इंटरेस्ट है आर्मेनिया और अजरबैजान की इस जंग में। TV9 भारतवर्ष पर इसकी लगातार कवरेज जारी है। वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव लगातार जारी है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,